गोत्र वास्तव में क्या है और इसका महत्व क्यों है? इस विषय को लेकर हमारे मन में अनेक प्रश्न होते हैं। बहुत से लोग गोत्र को जाति के साथ भ्रमित कर देते हैं और दोनों को एक ही मान लेते हैं। गोत्र प्रथा केवल हिंदुओं में ही क्यों पाई जाती है? अन्य धर्मों में ये व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती? यदि गोत्र के नियमों का पालन किए बिना विवाह किया जाए तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? गोत्र कितने प्रकार के होते हैं? इस व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई? आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेगा। हजारों वर्ष पहले गोत्र व्यवस्था की शुरुआत क्यों हुई, इसका कोई निश्चित उत्तर देना कठिन है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये प्रणाली पितृवंशीय परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए ही विकसित हुई। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूरी वंशावली को याद रखना संभव नहीं था, इसीलिए उन वंश के मुख्य पूर्वज या प्रमुख पुरुष के नाम को ही गोत्र के रूप में अपनाया गया, जिससे उस वंश की पहचान बनी रह सके। आज के समय में जब अधिकांश परिवारों में केवल 1 या 2 बच्चे होते हैं, ये विषय हमें अधिक जटिल नहीं लगता, लेकिन प्राचीन काल में और यहाँ तक कि लगभग 50 वर्ष पहले तक एक पिता के 6, 7 या तक कि 10 बच्चे होना आम बात थी। यदि उन प्रत्येक पुत्र के भी 7 पुत्र होते तो केवल 2 पीढ़ियों में ही परिवार की लगभग 50 उपशाखाएं बन जाती। इस तरह 3-4 पीढ़ी तक ये शाखा कितना बढ़ जाता, इसका अनुमान तो आप लगा पा रहे हैं ही। इतनी बड़ी वंश का सबका नाम याद रखना अत्यंत कठिन हो जाता। आज भले ही कंप्यूटर और एआई की सहायता से ये संभव हो, लेकिन वैदिक युग में जब लिपि भी दुर्लभ थे, केवल मौखिक परंपरा के माध्यम से इतनी बड़ी विस्तृत वंशावली को सुरक्षित रखना लगभग असंभव था और इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। यदि ना वो व्यक्ति कोई महान विद्वान या प्रसिद्ध वीर पुरुष हो जिसकी वंश परंपरा का डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। इसी कारण महान ऋषियों की वंशावलियों को संरक्षित किया गया और उन्हीं प्रतिष्ठित ऋषियों के वंशजों से गोत्र की उत्पत्ति हुई। आज विज्ञान या प्रयुक्ति के युग में हम जानते हैं कि पिता और माता दोनों के गुण उनके बच्चों में जीन्स के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। यद्यपि गुण दोनों माता पिता से प्राप्त होते हैं, फिर भी गोत्र की अवधारणा मुख्यतः पितृवंशीय रही है और ये पिता के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मातृवंशीय गोत्र भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गोत्र का उद्देश्य व्यक्ति की पितृवंशीय पहचान को स्पष्ट करना है। अब प्रश्न ये है कि आज के समय में गोत्र का क्या महत्व है और आधुनिक युग में इसका उपयोग कैसे होता है। आजकल हिंदू घरों में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के समय गोत्र का उच्चारण किया जाता है, लेकिन क्या गोत्र अलग होने से पूजा की विधि बदल जाती है? जी नहीं, गोत्र के आधार पर पूजा की मूल विधि में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मुख्यतः क्षेत्रीय है। फिर प्रश्न उठता है, गोत्र वास्तव में कहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? जिस क्षेत्र में गोत्र का सबसे अधिक महत्व है वो है विवाह। सगोत्र विवाह अर्थात एक ही गोत्र में विवाह को पारंपरिक रूप से निषिद्ध माना गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि पुरुष और स्त्री एक ही गोत्र का हो तो सामान्यतः उनका विवाह स्वीकार्य नहीं होता। अब आप पूछ सकते हैं कि ये निषेध क्यों है और ये नियम किसने बनाए? प्राचीन धर्मशास्त्र, जिन्हें स्मृति शास्त्र या धर्मसूत्र भी कहा जाता है, ये बताते हैं कि पितृवंश की कम से कम 7 पीढ़ियों तक समान गोत्र में विवाह से बचना चाहिए। गौतम धर्मसूत्र में ये उल्लेख मिलता है कि यदि प्रवर अलग हो तो समगोत्र विवाह संभव हो सकता है। अब प्रवर क्या है, इसका अर्थ हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो के आगे के हिस्से में। लेकिन लगभग सभी धर्मसूत्रों में सपिंड संबंध में विवाह स्पष्ट रूप से प्रतिबंध पाया गया है, अर्थात निकट रक्त संबंधियों के बीच
विवाह वर्जित है। अब आप पूछ सकते हैं ये सपिंड क्या है? आपने पिंड तो सुना ही होगा, जो अंतोष्टि क्रियाक्रम में हम अपने पूर्वज को देते हैं। अब सपिंड क्या है? एक ही वंश परंपरा में 7 पीढ़ियों तक आने वाले व्यक्तियों को सपिंड कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार पिता, पितामह, प्रपितामह और उनके ऊपर के सभी पूर्वज सपिंड की श्रेणी में आते हैं। इसलिए धर्मसूत्रों के अनुसार लगभग 7 पीढ़ियों के भीतर विवाह निषिद्ध माना गया है। इस चरण के बाद अर्थात पर्याप्त पीढ़ियों बीत जाने पर एक ही गोत्र में अलग अलग शाखाओं के बीच विवाह स्वीकार्य माना जा सकता है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी सपिंड विवाह कानूनी रूप से निषिद्ध है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी माता की ओर से 3 पीढ़ियों तक और पिता की ओर से 5 पीढ़ियों तक के प्रत्यक्ष पूर्वज वंश में आने वाले सपिंड संबंधी से विवाह नहीं कर सकता। यदि किसी मान्य प्रथा द्वारा इसकी अनुमति ना हो तो इस नियम का उल्लंघन करने वाला विवाह गैर कानूनी माना जाएगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है, इन नियमों का क्या अर्थ है? एक स्वतंत्र देश में क्या 2 प्राप्त वयस्कों को अपनी इच्छा से विवाह करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए? आधुनिक युग में भी ऐसे नियमों का पालन क्यों किया जाए? इसका उत्तर यह है कि इन प्रतिबंधों के पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों कारण है। यदि ऐसे नियम ना हो तो 2 प्राप्त वयस्क भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं। एक पिता अपनी प्राप्त वयस्क पुत्री से या एक प्राप्त वयस्क पुत्र अपनी माता से विवाह कर सकता है। ऐसी स्थितियां सामाजिक स्थिरता और नैतिक व्यवस्था को गंभीर रूप से क्षति कर सकती है। अब कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं, जब आज समलिंग विवाह स्वीकार किए जा रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है? समझने की बात यह है कि समय के साथ विवाह का अर्थ बदल गया है। प्राचीन काल में विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति था, अर्थात बच्चे को जन्म देना या अपना वंश को बढ़ाना। जो भी बायोलॉजी जानते हैं उन्हें इतना तो पता होगा कि समान लिंग के 2 व्यक्ति बिना विपरीत लिंग के सहायता के संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। विज्ञान कहता है मानव शरीर के प्रत्येक सेल या कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित रहते हैं। इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स और 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है जो लिंग को निर्धारण करता है। यदि ये विशेष जोड़ा XX हो तो वो स्त्री होता है और यदि XY हो तो वो पुरुष होता है। सरल भाषा में X क्रोमोसोम्स पुरुष और स्त्री दोनों में होता है, जबकि Y क्रोमोसोम्स केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि गोत्र व्यवस्था Y क्रोमोसोम्स का ट्रैक करती है, क्योंकि वंश परंपरा पिता के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसी कारण एक ही गोत्र में विवाह या कहें कि निकट रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स या आनुवंशिक विकारों की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही वैज्ञानिक कारण परंपरागत रूप से ऐसे विवाहों पर प्रतिबंध का एक प्रमुख आधार रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की एक कोशिका में मौजूद 23 जोड़ों के प्रत्येक क्रोमोसोम्स में एक माता से और दूसरा पिता से प्राप्त होता है। इन्हीं क्रोमोसोम्स में त्वचा का रंग, चेहरे का बनावट, आंखें, बाल और अन्य शारीरिक या मानसिक लक्षण से जुड़ी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये कोशिका निर्माण के दौरान कभी कभी त्रुटियां हो सकती है, जिसे हम म्यूटेशंस भी कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक जोड़े में एक क्रोमोसोम माता का और एक पिता का होता है, इसलिए यदि एक में त्रुटि हो और दूसरा स्वस्थ हो तो स्वस्थ क्रोमोसोम अक्सर उस त्रुटि की भरपाई या उस त्रुटि को छुपा सकता है। लेकिन यदि एक ही जोड़े के दोनों क्रोमोसोम्स में ही त्रुटि हो तो उसके सुधरने की संभावना लगभग नहीं रहती और जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवंशिक विकारों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसी समान त्रुटियां प्रायतः तब उत्पन्न होती है जब माता और पिता एक ही वंश से
संबंधित हो, अर्थात जब वे निकट रक्त संबंधी हो। इतिहास में इसका कई उदाहरण है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण हैब्सबर्ग डायनेस्टी है, जहां बार बार एक ही परिवार के आपसी विवाह के कारण एक विशेष विकृत जबड़े की समस्या उत्पन्न हुई, जिसे बाद में हैब्सबर्ग जॉ के नाम से जाना गया, और वो वंश कुछ पीढ़ी के बाद खत्म हो गया। आज दुनिया के कई हिस्सों में लोग धीरे धीरे जेनेटिक डिसऑर्डर के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारत में इस समझ को बहुत पहले ही व्यवहार में उतार लिया गया था, और ऐसे ही जोखिमों से बचाव के लिए गोत्र व्यवस्था विकसित किया गया था। लेकिन क्या गोत्र को याद रखने का यही एकमात्र कारण था? नहीं, इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण भी था। प्राचीन काल में विभिन्न गोत्रों के ब्राह्मणों को वेदों के अलग अलग भागों का पाठ करने का अधिकार होता था। यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों में विशेष गोत्र के ऋषियों को विशेष मंत्रों का उच्चारण का दायित्व सौंपा जाता था। जो ब्राह्मण किसी एक वेद में प्रशिक्षित होता था, उसे दूसरे वेद के मंत्र का पाठ करने की अनुमति नहीं होती थी। इसका कारण यह था कि वैदिक मंत्रोच्चारण में उच्चारण, स्वर, लय और अनुशासन के अत्यंत कठोर नियम होते थे, जिन्हें केवल वही लोग सही ढंग से निभा सकते थे जिन्होंने किसी विशेष शाखा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ये विशिष्ट कौशल उसी गोत्र और प्रवर परंपरा के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। ये व्यवस्था आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञता के समान है, जहां डॉक्टर शरीर के किसी विशेष अंग या प्रणाली का उपचार करने में विशेषज्ञ होते हैं और अपने क्षेत्र के बाहर चिकित्सा अभ्यास नहीं करते। अब तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को गोत्र की थोड़ी सी समझ या धारणा आ गया हो। अब आइए गोत्र शब्द का अर्थ और नामकरण पर विचार करें। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और उनमें भी गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। हालांकि वेदों में ये शब्द कई अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। गो शब्द का अनेक अर्थ है, जैसे पृथ्वी, इंद्रियां, गाय। त्र का अर्थ है रक्षक। ये त्र से ही बाद में त्राता शब्द आया। कुछ संदर्भों में गोत्र शब्द का प्रयोग पर्वत के अर्थ में भी हुआ है, क्योंकि गो का एक अर्थ पृथ्वी है और पृथ्वी का अधिकांश क्षेत्र पानी है और हमें इस पानी से रक्षा करते हैं पर्वत। पर्वत ही भूमि को सागर से बचाती है, इसीलिए गोत्र का एक अर्थ पर्वत भी होता है। लेकिन जिस अर्थ में गोत्र का विकास होकर आज ये अर्थ बना, वो शब्द था गौशाला। जी हाँ, वेदों में गोत्र शब्द का प्रयोग कई बार गौशाला अर्थात वो स्थान जहाँ अनेक गायें एक साथ रहती है के अर्थ में हुआ है। इसी भाव से ये शब्द धीरे धीरे एक ही परिवार या एक ही वंश के अनेक सदस्यों के एक साथ रहने वाली स्थान के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। आज हम गोत्र की बात करते हैं तो उसका सामान्य अर्थ होता है कि ऐसे लोगों का समूह जो अपने रक्त वंश को किसी एक मूल पूर्वज से जोड़कर देखते हैं। वेदों में गो का एक अर्थ गमनकारी भी है, या जो आगे बढ़ता है, अर्थात आगे बढ़ती हुई पृथ्वी। उसी प्रकार परिवार की वंशावली भी पीढ़ियों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ती रहती है, और त्र अर्थात रक्षक उस निरंतरता को बांधकर सुरक्षित रखता है। इस प्रकार गोत्र को उस तत्व के रूप में समझा जा सकता है कि जो निरंतर आगे बढ़ती हुई पारिवारिक वंश परंपरा को रक्षा और संरक्षण करता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि ने भी गोत्र शब्द का प्रयोग वंशजों के समूह के अर्थ में किया था, अर्थात किसी एक वंश के संतानें। इससे यह स्पष्ट होता है कि गोत्र किसी प्राचीन पूर्वज के वंशजों को संदर्भित करता है, और वे पूर्वज प्राचीन काल के महान ऋषि ही थे। दूसरे शब्द में आज के गोत्र की उत्पत्ति इन्हीं प्राचीन सप्तर्षि की वंश परंपराओं से हुई है। अब प्रश्न उठता है,
आज गोत्र की संख्या इतनी अधिक है, क्या वे सभी वास्तव में कुछ ही ऋषियों से जुड़े हैं? यदि केवल 7 ऋषि या सप्तर्षि ही इनके मूल स्रोत है, तो क्या 7 गोत्र पर्याप्त नहीं होते? फिर इतने अधिक गोत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? महाभारत के शांति पर्व में जनक ने ऋषि पराशर से यही प्रश्न पूछा था। यदि सभी मनुष्य ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, तो लोगों के गोत्र अलग अलग क्यों हैं? पराशर के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि महान ऋषियों की वंश परंपराओं की पहचान और संरक्षण के लिए गोत्र की व्यवस्था की गई। प्रारंभ में 4 प्रमुख गोत्र प्रसिद्ध हुए: अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। बाद में अन्य ऋषियों के योगदान और उनकी वंश परंपराओं के आधार पर नए गोत्र विकसित हुए। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार ये 7 सप्तर्षि से गोत्र का शुरुआत हुआ: विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। इनमें एक 8वें ऋषि अगस्त्य को भी जोड़ा जाता है। इन 8 ऋषियों से गोत्र व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। मनुस्मृति भी इन्हीं 8 ऋषियों को गोत्र का प्रवर्तक बताती है। ये उल्लेखनीय है कि महाभारत की सूची में अंगिरा और भृगु के नाम ये सूची में अलग से नहीं आते, किंतु हमें यह पता है कि जमदग्नि भृगु वंश से थे और इधर भरद्वाज और गौतम अंगिरा वंश से थे। इस हिसाब से विचार करें तो इनमें वास्तविक कोई विरोध नहीं है। संभव है कि आरंभ में केवल 4 ही गोत्र रहे हो, जो बाद में 8 हुए, फिर क्रमश 24, 49, 108 और आज के समय में हजारों गोत्र तक विस्तृत हो गए। क्योंकि धर्मसूत्र में 7 पीढ़ियों के भीतर विवाह निषिद्ध है, इसलिए 8-10 पीढ़ियों के बाद यदि किसी वंश में कोई विशेष रूप से प्रसिद्ध ऋषि का जन्म हुआ, तो उनके नाम पर नया गोत्र बन जाना स्वाभाविक था। इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। यह वंशों की स्वाभाविक वृद्धि को ही दर्शाता है। प्राचीन काल में व्यक्ति के व्यक्तिगत नाम से अधिक उसके गोत्र या वंश का महत्व होता था। यही कारण है कि अनेक संस्कृत श्लोकों में व्यक्तियों को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके गोत्र से जाना गया, जैसे भार्गव, आत्रेय, काश्यप, वैश्वामित्र आदि वंश सूचक उपाधियों से संबोधित किया गया है। वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों में विभिन्न गोत्रों के ऋषि अलग अलग कर्मकांडीय भूमिकाएं निभाते थे। कई अवसरों पर किसी विशेष अनुष्ठान में एक ही गोत्र के केवल एक ही ऋषि को कार्य करने की अनुमति होती थी, अर्थात एक गोत्र के 2 व्यक्ति एक कार्य में नहीं हो सकते। अब इस पृष्ठभूमि के साथ हम आगे सबसे प्रचलित गोत्र और उनके प्रवर पर चर्चा करेंगे। प्रवर का अर्थ है किसी व्यक्ति के गोत्रीय वंश से जुड़े विशिष्ट ऋषि, जिसमें उस ऋषि के पुत्र, पौत्र तथा उनके प्रमुख शिष्य भी सम्मिलित होते हैं। ये सभी ऋषि एक ही पारिवारिक परंपरा से संबंधित होते हैं और उस गोत्र के सबसे प्रतिष्ठित सदस्य माने जाते हैं। सरल शब्दों में प्रवर उन चयनित पूर्वज ऋषियों के नामों का आनुष्ठानिक उच्चारण है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक परंपरा की कड़ी संस्थापक ऋषि तक जोड़ी जाती है। इसमें केवल पिता पुत्र की परंपरा ही नहीं बल्कि उन ऋषि के सम्मानित शिष्यों को भी स्मरण किया जाता है जिन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसे ऋषियों को श्रेष्ठ अर्थात वंश के सर्वाधिक प्रमुख व्यक्तित्व कहा जाता है। गोत्र और प्रवर की प्रणालियां प्राचीन और निर्दिष्ट है। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। ना तो प्रवर में आने वाले ऋषियों के नाम बदले जा सकते हैं और न ही उनके उच्चारण का क्रम। गोत्र ऋषि प्रवर सूची के आरंभ, मध्य या अंत में आ सकते हैं और कुछ मामलों में उनका नाम उल्लिखित भी नहीं होता। आपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार प्रवर में 1, 2, 3 या 5 ऋषि हो सकते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अनुष्ठानों या यज्ञ में प्रवर पाठ के समय 4 ऋषियों या 5 से अधिक ऋषियों को कभी शामिल नहीं करना चाहिए। अब तक हमने मुख्यतः 10 मूल गोत्रों की चर्चा की है: अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, अगस्त्य, जमदग्नि, विश्वामित्र, भरद्वाज और गौतम। अब हम इन वंशों से विकसित हुए विभिन्न उपगोत्र की चर्चा करेंगे। केवल ब्राह्मणों में ही 130 से अधिक गोत्र है।
और जब क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को भी सम्मिलित किया जाता है तो ये संख्या 1000 से भी अधिक हो जाती है। सभी गोत्रों की सूची बनाना लगभग असंभव है क्योंकि सदियों से नए नए गोत्र बनते रहे हैं। कई गोत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों में समान रूप से पाए जाते हैं क्योंकि एक ही वंश के लोगों ने समय के साथ अलग अलग कर्म अपनाए और विभिन्न वर्णों में बंट गए। आइए अंगिरा गोत्र से आरंभ करें। अंगिरा गोत्र में सबसे ज्यादा शाखाएं दिखाई देती है। ऋषि भारद्वाज और गौतम मूल रूप से इसी गोत्र से संबंधित है। बाद में अपनी अपनी साधना, तप और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने अपने अपने नाम से अलग अलग गोत्र स्थापित किए। इस वंश से उत्पन्न अन्य गोत्र हैं गार्गेय। इस गोत्र की प्रवर सूचियों में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है, संभवतः इसलिए कि ये गोत्र व्यापक रूप से फैल गया था, जिसके कारण वंश स्मरण की विभिन्न परंपराएं विकसित हुई। गर्ग, कण्व। इस गोत्र के प्रवर नामों में भी कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। उथसथ, उथत्य, काम्य अंगिरस, पौरुकुत्स, पाथरायन, विष्णु वृद्ध, शतमर्शन, रथितर, संकृति, हरित और हरितस, आबस्तंभ, आयस्य, कपिल, कुत्स, कौंडिन्य, लोहित, मौद्गल्य। प्रसिद्ध ऋषि मुद्गल जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बावजूद ब्राह्मण बने, अत्रि के वंश से संबंधित थे, किंतु कुछ सूत्रों में कुछ मौद्गल गोत्रों को अंगिरा वंश से भी जोड़ा गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि संभवतः ये एक नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर संकेत करता हो। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार है। अब हम भृगु गोत्र के ओर बढ़ते हैं। भृगु के वंशज भृगुवंशी या भार्गव कहलाए और इसी कारण भार्गव गोत्र प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में आगे चलकर ऋषि जमदग्नि सबसे प्रसिद्ध हुए, जिनसे जामदग्न गोत्र की उत्पत्ति हुई। इस वंश से उत्पन्न अन्य गोत्र हैं अब ऋषि विश्वामित्र से आए वैश्वामित्र गोत्र के शाखाएं देख लेते हैं। वैश्वामित्र गोत्र को मुख्यतः कौशिक गोत्र के नाम से जाना जाता है। इस वंश से उत्पन्न अन्य गोत्र हैं अब हम ऋषि अत्रि के गोत्र की चर्चा करेंगे, जिन्हें चंद्रवंश का आदि पुरुष माना जाता है।
अब आइए देखते हैं बहुल प्रचारित और महाविख्यात काश्यप गोत्र और उनकी शाखाएं। सामान्यतः प्रवर में ऋषियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु इन दो मामलों में हमें 7 ऋषियों के नाम सम्मिलित मिलते हैं। शांडिल्य गोत्र सबसे ज्यादा फैली हुई गोत्रों में से एक है। इस गोत्र के प्रवर नामों में भी कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। अब वाशिष्ठ गोत्र के शाखाएं देख लेते हैं। अब आखिरी में अगस्त्य गोत्र और उनके उपशाखाएं देख लेते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि कुछ गोत्र में प्रवर ऋषियों के नामों में भिन्नता पाई जाती है। जब एक ही गोत्र में प्रवर भिन्न हो तब उस गोत्र में विवाह की अनुमति दी जाती है, मगर ये प्रवर शिष्य प्रवर नहीं होनी चाहिए। वेदार्थ पारिजात की भूमिका में पंडित पट्टाभिराम शास्त्री के अनुसार किसी ब्राह्मण की पूर्ण पहचान 4 बातों से होती है: गोत्र, प्रवर, सूत्र और शाखा। उदाहरण के लिए वो कहते हैं, श्री कृष्ण शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपना परिचय इस प्रकार देता है: भार्गव, च्यवन, अपनवान, और्व, जामदग्न नामक 5 आर्षय प्रवर वाला श्रीवत्स गोत्र वाला आपस्तंभ सूत्र वाला यजुर्वेदांतर्गत तैत्तिरीय शाखा वाला मैं श्री कृष्ण शर्मा आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ जिन ऋषियों और गोत्रों की चर्चा की गई है, उनके अतिरिक्त अन्य गोत्र भी विभिन्न क्षत्रिय वंशों से उत्पन्न हुए हैं, जिनका यहाँ विस्तृत वर्णन संभव नहीं है। ऐसे गोत्रों की जानकारी प्रायतः पारिवारिक अभिलेखों और परंपराओं के माध्यम से सुरक्षित रहती है। जिन लोगों को अपना गोत्र ज्ञात नहीं है, चाहे समय के साथ ये ज्ञान नष्ट हो गया हो या वे बचपन में अनाथ हो गए हों, उनके लिए शास्त्रों में ये परंपरा बताई गई है कि वे अपने कुल पुरोहित का गोत्र और प्रवर ग्रहण कर सकते हैं। इस परंपरा के अनुसार इतिहास में अनेक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समुदायों ने अपने कुल पुरोहितों का गोत्र अपनाया और कालांतर में उन वंशों से नए गोत्र का भी निर्माण हुआ। अग्रवाल समुदाय इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। शास्त्रों में एक और विकल्प भी बताया गया है: कश्यप गोत्र को अपनाना, क्योंकि श्रुति ग्रंथों में ऋषि कश्यप को संपूर्ण मानवता का आदि पुरुष कहा गया है। जैसे कि हमने पहले कहा, सभी गोत्रों और प्रवरों का पूर्ण विवरण देना असंभव है। न तो 30 मिनट का कोई वीडियो, न ही 100 घंटे की कोई वीडियो सीरीज सभी गोत्रों और प्रवरों को समेट सकती है। आज भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कितनी पीढ़ियां बीत चुकी है और प्रत्येक गोत्र कितनी बार उपशाखाओं में विभाजित हो चुका है। अतः व्यवहारिक दृष्टि से आज यदि समान गोत्र में विवाह पर विचार किया जाए तो ये सुनिश्चित करना पर्याप्त है कि दोनों परिवारों में पिछले 6 या 7 पीढ़ियों के भीतर कोई समान पूर्वज न हो। ये दृष्टिकोण शास्त्रीय मर्यादाओं और आधुनिक व्यवहार दोनों के साथ संतुलन स्थापित करता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को पसंद किए हैं
अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।